कि देखिए हम क्लास 8th की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। इसमें हमने जाना था कि किस प्रकार यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आई, किस किस तरह की प्रतिद्वंद्विता का उन्हें सामना करना पड़ा और उन्होंने व्यापार जमाने के बाद अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी कंपनियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की और उनके क्या क्या तरीके रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पिछला पढ़ लिया होगा और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। विदेशी कंपनियां हर उस तरीके को अपनाना चाहती थी जिससे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा हो या उनके जो धन प्राप्त करने की इच्छा थी और जो अपना राज्य फैलाने की या अपना धर्म फैलाने की जो इच्छाएं थी उसको वो पूरा कर सकें। तो इन्होंने क्या किया कि हर संभव तरीके अपनाए जो भी ये कर सकते थे, सही गलत कोई भी इन्होंने कुछ नहीं सोचा। सिर्फ इनका मकसद ये था कि अपना विस्तार करना और अधिक से अधिक धन कमाना। तो इसके लिए इन्होंने साम दाम दंड भेद के तरीके अपनाए। मतलब जो भारत के राजा रानी थे उनको इन्होंने समझाया, मतलब लालच दिया, दाम मतलब पैसा, लालच दिया, दंड धमकी दी, भेद फूट डाला, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा के इन्होंने अपने व्यापार को फैलाया। तो क्या क्या तरीके अपना इसको इसमें पढ़ लेते हैं। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे जो उनका जो मैसेज है, सूचना है, वो ले जाके वहाँ तक पहुँचा सके और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। पहले बंदिशें थी पर इन्होंने राजा रानियों को लालच दिया, पहले समझाया बात की कि भाई हमको खुलकर जैसे मन करे हम वैसे व्यापार कर सकें, ऐसी हमें परमिशन दे दो। फिर अनुमति प्राप्त करने के लिए खुशामद भी किया करते, चापलूसी, तारीफ करते थे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बहुत तारीफ की उनकी, मतलब झूठी तारीफ किया। फलस्वरूप, और स्वाभाविक सी बात है कि भाई अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, तो सुन के लोग चढ़ जाते हैं पर्वत पे। वो कुछ लोग चढ़ भी गए पर्वत पे और उन्होंने क्या किया, फरमान जारी कर दिए। फरमान मतलब उनको अधिकार पत्र दे दिए कि हाँ अब आप कर सकते हैं। ठीक है, और फरमान में क्या लिखा होता था कि इनको व्यापार करने का अधिकार है, इन्हें ये छूट दी गई या जो भी उनकी सुविधाएं होती थी वो फरमान में लिखा रहता था। जिस फरमान को लेकर ये कहीं भी जाएं तो इनसे कोई किसी तरह की रोक टोक या कोई भी पूछताछ न हो। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। जैसे हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या देंगे, राजा मतलब उनसे कुछ लेते थे, उसको हम कर कहते थे, टैक्स। तो उन दूतों ने कहा कि भाई हम कुछ टैक्स आपको नहीं देंगे जिससे हमें कुछ मुनाफा मिल सके। फिर इसके बदले उन्होंने राजाओं और बादशाहों को नवीन वस्तुएं भेंट की, गिफ्ट दिए। सभी को गिफ्ट अच्छे लगते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे और कोई महंगा गिफ्ट या कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दे तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं, उसकी ज़्यादा खातिरदारी करते हैं। तो उन्होंने राजाओं को खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे, गिफ्ट लाके उन्हें दिए। अब देखिए, यहाँ प्रश्न बनता है कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। ये आप तीनों पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न आता है कि फरमान क्या होता था। तो फरमान के लिए मैं छोटा सा उत्तर बता दूं कि भारतीय राजाओं और बादशाहों के द्वारा कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की अनुमति के जो पत्र होते थे, अधिकार पत्र होते थे, उन्हें फरमान कहते थे। फरमान क्या, राजाओं द्वारा दिए गए अधिकार पत्र फरमान कहलाते थे। छोटा सा उत्तर, राजाओं द्वारा, भारतीय राजाओं द्वारा दिए गए अधिकार पत्र फरमान कहलाते थे। अब यहाँ देखिए नीचे दिया आपके ग्रीन बॉक्स में, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। अब प्रश्न इसमें दो बनता है कि सबसे पहला अंग्रेज राजदूत कौन था। तो सबसे पहला अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। वह किस सन में भारत आया था। वह 1608 ईस्वी में भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। 2 की जगह 3 हो गया। इसके बाद सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, तो जब इसके बाद जो आया, पहले तो कैप्टन हॉकिंस आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, टॉमस रो, ये भी जहांगीर के दरबार में आया। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन कौन अंग्रेजी राजदूत आए थे। तो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस और दूसरा सर टॉमस रो। अब देखिए,
जब सर टॉमस रो आए तो दरबार में जब आए तो उन्होंने उनकी शान और शौकत देखी कि कितने ठाठ से जहांगीर रहता है। वह उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए, हाथ में पहनने वाले ग्लव्स, और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। देखिए ये बग्घी, इस तरह की बग्घी दी और दस्ताने दिए। अब जहांगीर खुश हो गया। इस तरह की बग्घी उसने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। पालकी का यूज करते थे वो लोग, अधिकतर पालकी में ही आते जाते थे। तो इस बग्घी से वो खूब खुश हो गया, क्योंकि वो बाहर भी देख सकता था, अपना सैर सपाटे का आनंद भी ले सकता था। अब देखिए, जो राजा अधिकार पत्र देते थे तो वो किस लालच से देते थे? व्यापारियों को तो मुनाफा था, इसलिए मुनाफा लेना था, इसलिए वो अधिकार पत्र मांगते थे। लेकिन राजा क्यों दे देते थे? उनके मन में ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा, कि मतलब ये लोग हमें कर देंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा और उनके राज्य में ज्यादा व्यापार होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा। वो पॉजिटिव सोच रहे थे, मतलब अच्छा इससे और विकास होगा, ये सोच रहे थे। इससे और अधिक कर मिलेगा, जब व्यापार ज्यादा होगा तो कर भी अधिक मिलेगा। तो वो डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में सोच रहे थे कि हमारा राज्य विकसित होगा। लेकिन विकसित हुआ नहीं, पतन ही होता चला गया। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का भी असर था। दंड, मतलब वो धमकी भी देते थे कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम ऐसे कर देंगे। तो थोड़ा कुछ लोग डर भी गए थे। और पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी। एक ये भी था कि भाई आपको पुर्तगाली सैनिकों से हम बचाएंगे, और उसका मुकाबला करने की ताकत हिंदुस्तान के राजाओं में नहीं थी। ये सिर्फ दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त, मतलब हथियार बंद नौसेना ही कर सकती थी। और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। जो हिंदुस्तान के जहाज थे उनको पुर्तगालियों के लूटे जाने से डर था, लूटने का, मार सकते हैं, तो इससे उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि राजाओं ने अधिकार पत्र जारी किए। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा और डुबोया जाएगा। मतलब धमकी के साथ ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग क्या? कि छूट दोगे तो हम तुम्हारे जहाजों की रक्षा करेंगे, कि रक्षा की गारंटी लेंगे, और नहीं अगर छूट दोगे तो हम भी उन्हें लूटेंगे डुबोएंगे। ये धमकी हो गई। तो इन नीतियों को, स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्होंने खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर न देने की छूट मिली। भाई ठीक है, मत दो। जमीन खरीद कर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनवा लिए। अब ये जान लीजिए जरा, यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। अब इन्हें मांस को कई दिनों तक सुरक्षित रखने की क्यों आवश्यकता पड़ती थी? क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर सब्जियां कम होती हैं, क्योंकि वह ठंडा प्रदेश है, तो सब्जियां कम उत्पन्न होती है, तो लोग मांस का ज़्यादा प्रयोग करते थे। और जब जहाज़ों में आना जाना होता था तो कई कई महीने लग जाते थे, जिससे भोजन की समस्या आ जाती थी। तो वे उन मसालों का उपयोग मांस को सड़ने से बचाने के लिए करते थे, जिससे वो कई दिनों तक इसे खाकर जीवित रह सके। अब अगर खत्म हो जाएगा तो क्या खाएंगे? एक दूसरे को थोड़ी ना खाएंगे, वो जो खाना लाए वही ना खाएंगे। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए भी उन्हें मसालों की जरूरत थी। पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या और संसाधनों की तुलना में कम है। ये देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन सब के बावजूद ये यूरोपीय देश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुए। अब देखिए ये पॉइंट जो है जानने लायक है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है ना, उससे भी छोटा ये पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड है। इनसे भी छोटे हैं, उत्तर प्रदेश से भी छोटा, एक राज्य से भी छोटा। इसके बावजूद इन्होंने भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कारण इनकी चालाकियां, इनकी कूटनीतियां, इस वजह से ये सफल हुए। जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस और बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक इनसे अनभिज्ञ व अपरिचित थे। टेक्नोलॉजी, यूरोपीय देश में टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी उस समय। जहां पर घड़ी के बारे में लोग जानते थे, कागज और छपाई के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में जा रहे थे, बंदूक आदि बन रहे थे। हमारे देश के शासक सिर्फ तलवार और मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ही जानते थे, इनके बारे में कुछ वो जानते ही नहीं थे।
धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वे शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। लोग अपना धन बैंकों में सुरक्षित रखते थे। पहला बैंक इटली वासियों का था। 17वीं शताब्दी में लंदन तथा आम्स्टरडम बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण बने। सबसे पहले बैंक इटली वासियों ने इटली में बना, इटली वालों का बना भारत में, फिर उसके बाद लंदन और आम्स्टरडम। ठीक है, इसके बाद आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। यूरोप के जितने भी देश हैं वो सब यूनाइटेड हो चुके हैं, मतलब एक साथ हो चुके हैं और एक अच्छी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। धनी। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लीजिए। अमेरिका की खोज की थी हॉकिंस ने। अच्छा, सर टॉमस रो ने? नहीं, बिल्कुल सही, कोलंबस ने। बताइए, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं? उत्तर है कुतुबनुमा। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? हॉकिंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है थोड़े बड़े प्रश्न हैं, तो इनका उत्तर आप बुक से देख के लिख लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इनके उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बता दूंगी। अब देखिए यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम बताइए और भारत के उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई। वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। ठीक है, और संसार के मानचित्र में उन मार्गों को दिखाइए जिनके द्वारा विदेशी भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो बहुत आसान है इसको करना। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।